नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, हमने बड़ी मेहनत के साथ में इस पेपर को तैयार किया है ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। और बिल्कुल इस पेपर की विशेषता ये है कि सारे के सारे प्रश्न हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम साथ में लिख कर आए हैं ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके और आप विज्ञान में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो। हमारा यही टारगेट है। तो विद्यार्थियों, हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे और आपको ऐसे ही तैयारी करवाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने विद्यालय का नाम और अपना नाम है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत के साथ में हम पेपर को तैयार करते हैं, तो बिल्कुल हमारी मेहनत के लिए आपको लाइक करना ही है वीडियो को, ठीक है ना। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपके जो समय है वो 2 घंटे और 45 मिनट का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है, यानी जो आपका पेपर है वो 70 नंबर का आएगा। कुछ राज्यों में है आपका पेपर है वो 60 नंबर का आता है, लेकिन कुछ राज्य हुए जहाँ पे आपका पेपर है वो 70 नंबर का आता है। जहाँ पे 60 नंबर का आता है उनको भी इस पेपर को पूरा देखना है, और जहाँ पे 70 नंबर का पेपर आता है उनको भी पूरा देखना है, क्योंकि आपका पैटर्न यही रहने वाला है, प्रश्न यही इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप चाहे किसी भी राज्य से निवास करते हो। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन। तो विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे हैं वो खुद छोड़ते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही उत्तर। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा विद्यार्थियों। चलिए दूसरा प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव है, गाय, बकरी, अमीबा, खरगोश। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा एक कोशिकीय जीव है वो अमीबा है। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रेशम कीट पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रेशम कीट पालन है वो सेरिकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? बलुई मृदा में, मृणमयी मृदा में, दोमटी मृदा, बालू और दोमट मिश्रित में। तो विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा जो जल धारण करने की क्षमता है वो मृणमयी मृदा में होती है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो वीडियो को भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। पूरा का पूरा पेपर आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। तवसा द्वारा श्वसन करने वाला जीव है मछली, केंचुआ, कॉकरोच, चिपकली। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ है वो अपना श्वसन यानी श्वास है वो तवसा के द्वारा यानी चमड़ी के द्वारा लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह देखिए, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है, सॉरी स्वपोषी कहा जाता है। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। क्या नाम है विद्यार्थियों? यकृत। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला देखिए, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यधानी से करता है, सॉरी खाद्यधानी में करता है। तो अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी में करता है। अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी में करता है। अगला प्रश्न देखिए, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। विद्यार्थियों, रेशम फाइबर किससे बने होते हैं? तो खाली जगह में प्रोटीन आ जाएगा। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, यानी जो तापमान होता है, आज इतनी गर्मी है, जैसे कि आज का जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सेल्सियस में मापते हैं इसको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। यानी सत्य और असत्य का चुनाव करना है। सूर्य से हम तक ऊष्मा सहवन प्रक्रम द्वारा आती है, क्या सत्य है या फिर असत्य? तो बिल्कुल ये असत्य है, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है वो डायरेक्ट अपने तक आता है, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। सभी जो गर्म पिंड है वो विकिरण के रूप में अपने ऊष्मा विकिरित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही बात है। थर्मामीटर को जब भी अपन पढ़ते हैं तो पारे का जो तल है ना वो दृष्टि रेखा के बिल्कुल सीध में होना चाहिए, तो ये सत्य बात है। अगला देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये असत्य है। प्रत्येक व्यक्ति का तापमान है वो सामान्य 37 डिग्री नहीं होता है। अगला देखिए, सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल गलत है। सूती वस्त्र तो अपन गर्मियों में पहनते हैं जो कि ठंडा रखते हैं, जबकि सर्दियों में तो अपन ऊनी वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पे ऊनी वस्त्र आता ना तो सत्य हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उस पदार्थ को दोबारा से उसी जगह पे बनाना है तो वापस अपन बना सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर कोई पदार्थ है और उसका रूप ही बदल दिया जाए और दोबारा से वो नया पदार्थ एकदम नया पदार्थ बन जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है, यानी मिट्टी कैसे बनती है? तो पवन, जल, जलवायु की क्रियाओं से सेलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार शेल, कण और ह्यूमस का मिश्रण ही मृदा कहलाता है। तो विद्यार्थी यहाँ पे दो प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, एक तो मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा किसे कहते हैं। तो पवन यानी वायु के द्वारा, जल के द्वारा या फिर जलवायु की क्रिया के कारण छेल यानी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनके टुकड़े टूट जाते हैं और टूटने के बाद में उसका मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार शैल, कण और ह्यूमस यानी अपने आसपास के जो पदार्थ हैं वो सड़ जाते हैं, उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो उनका मिश्रण ही मृदा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण रक्त है वो लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे है ना रक्त है, यहाँ पे का नहीं है, ठीक है ना। तो रक्त है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन होता है अपने खून के अंदर, उस कारण से है खून है वो लाल दिखाई देता है, सफ़ेद नहीं दिखाई देता है। अगला देखिए, विद्युत धारा के दो प्रभावों को नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव, एक तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये दो प्रभाव हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। उत्तल और अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। सबसे पहले उत्तल लेंस, ये लेंस किनारों की अपेक्षा 20 में मोटे होते हैं और ये वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं, जबकि अवतल लेंस ये 20 की अपेक्षा किनारों पर मोटे होते हैं और ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये उत्तल और अवतल लेंस है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न, समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? भौमजल का मतलब होता है भूमि के अंदर वाला जल। तो वर्षा जल जब अन्य स्रोतों जैसे कि नदियाँ, तालाब का जल मृदा में रिस करने से भूमि में की गहराई में रिक्त स्थानों की दरारों में भर जाता है, तो भूमि में जल का रिसाव अंतःस्वेदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा रहे भौम जल का पुनः पूर्ति हो जाता है। यानी क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जमीन के ऊपर गिरता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे रिश्ता 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 जमीन की गहराई तक जाता है, नीचे जाता है और वहाँ पे जो रिक्त स्थान होता है यानी खाली जगह होती है, वहाँ पे ये जल जाके भर जाता है, इधर इधर सभी जगह पे भर जाता है और फिर यहाँ से अपनी कुआं वगैरह खोद के या फिर बोरवेल से उस पानी को दोबारा से उपयोग में लेते हैं। वही होता है जो ऊपर का जल अंदर गया है उसी को अपन दोबारा उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपघटक किसे कहते हैं? किन्हीं दो के नाम बताइए और ये वन में क्या करते हैं? तो अपघटक किसे कहते हैं? सबसे पहले पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीव होते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। जैसे कि कोई पादप है या फिर कोई जंतु है,
वो मर गया है, मतलब पादप यानी पेड़ पौधा है तो गिर गया है, जंतु है तो मर गया है। फिर उसको क्या करेंगे, खाने का काम करेंगे ना, यानी उनके छोटे छोटे टुकड़े करने का, सड़ाने का काम करेंगे, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं और वही अपघटक कहलाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है और मशरूम है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही अपघटक हैं, बैक्टीरिया और मशरूम। अपघटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यानी अपघटक क्या होते हैं, जो सड़ी गली वस्तुएं हैं उनसे खाद बनाते हैं, और फिर वो खाद होती है वो क्या होती है, जो जंगलों में पेड़ पौधे उगते हैं उनको पोषक तत्वों का कार्य करती है, वही मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, वायु के संगठन को एक वृत्त रेखा द्वारा बताइए। 100% ऐसे इस तरह से दर्शाना है। फिर उसमें देखिए वाइट अपने जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है 78%। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी पूरी नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैसें हैं वो 1% हैं। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है, ऐसा चित्र बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये पुष्प का चित्र खींचना है, उसके जनन अंग ये देखिए पुंग केसर है और ये स्त्री केसर है, ठीक है ना। ये नर जनन तंत्र है और ये मादा जनन तंत्र है। इस तरह से चित्र आपको बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करता है, मृतजीवी ये अपना भोजन मृत एवं विघटनकारी सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है। परजीवी ये सामान्य तब परजीवी के ऊपर या भीतर रहते हैं, जबकि मृतजीवी हमेशा अमृत और सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर ही रहते हैं। इस तरह से इनके अंतर आप बता सकते हैं। परजीवी के अंतर अमरबेल, जोंक, जू है, जबकि मृतजीवी के सत्रक, मशरूम, कवक ये उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19, पादपों एवं जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है समझाइए। ये बड़े बड़े प्रश्न है तो मैंने उत्तर नहीं लिखा है। या फिर वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। शैवाल किसे कहते हैं, इनका रंग हरा क्यों होता है, या फिर ये नहीं आता अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। और अंतिम प्रश्न है वो आपका ये है कि अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। यानी अमीबा का चित्र बनाना तो इस तरह से बनाना है, या फिर ग्रासिका में भोजन की गति किस कारण से होती है बताइए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का विज्ञान का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। विद्यार्थियों इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप गूगल में जाइए, और गूगल में जाने के बाद में आपको लिखना है उदय स्टडी। क्या लिखना है, udaystudy.com। udaystudy.com आप जैसे लिखेंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आ जाएगी, और वहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 6 to 10th वाला ऑप्शन। उसके ऊपर यानी क्लास 6 to 10th वाला फोटो दिखेगा, उस फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे खूब सारे अंदर पेपर के विवरण खुल जाएंगे। उसमें से आपको कक्षा 7 का पेपर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कक्षा 7 के पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ही आएगा डाउनलोड करें, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही ये पेपर पूरा का पूरा आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, यानी डाउनलोड हो जाएगा। फिर आराम से जैसा जैसा यहाँ पे ये पेपर है ऐसा कैसा आप अपने फ़ोन में पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों फटाफट जाइए आप गूगल में और सर्च कीजिए udaystudy.com। विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।